हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की क्लासेस ऑलमोस्ट बायोलॉजी सेक्शन की लगभग फिनिश्ड हो चुकी है। और आज की जो क्लासेस होंगी ना, वो भी उसी फ्लो में, उसी दमखम के साथ भी होने वाली है। और आप सबका मैं अगेन तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सब जो मुझे सपोर्ट किए है ना भाई, मतलब सच में कह रहा हूं, मतलब उस चीज को देख करके मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे अपने एस्पिरेंट्स के साथ उतनी ही दमखम के साथ उनको वो सारी की सारी चीज प्रोवाइड करा देनी है जिससे कि उनको मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है, तो अब तक जितने लोगों ने अभी तक हमें देखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स को, दोस्तों को मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा। और फिर मैं बोलूँगा कि आप सब अपने दोस्तों को जरूर वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड एग्जाम में मिल पाए, उनको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को बना पाए और एक अच्छे बेस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं ना, वो एक क्योट के साथ करते हैं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी बिल्कुल, अगर इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी पलट सकते हैं, भले ही आपके पास 2 महीने का ही समय क्यों ना हो। उस दमखम को हम लोग यहां बिखेरते हैं और वो दमखम आपका रिजल्ट बिखेरेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जय माता दी की नाम से। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम यूं कह लें कि आपके हर एक सेक्शन को मैंने वहां से निकाला हुआ है जहां से आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं या इवन यहां से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि जो आज की टॉपिक होने वाली है, ठीक है, जो आज की टॉपिक होने वाली है वो होती है हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी बेस्ड पे। किस पे होगी? एनर्जी बेस्ड पे। ठीक है, अब इस एनर्जी बेस्ड की जो होगी वो किस तरीके से काम करती है, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे लिंडेमान। थोड़ा ठंड की वजह है और ठंड की वजह से हाथ थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है, बट कोई ना, जिस तरह से आप लोग ब्लैंकेट में बैठ के काफी अच्छे होंगे उसी तरीके से हम भी यहां पर सुनेंगे भाई आपको अच्छे से चीजों को प्रोवाइड किया जाए। लिंडेमान, ठीक है, लिंडेमान्स रूल्स। ठीक है, इसको और बोलते हैं कि हम लोग 10% रूल्स। अब ये क्या कहता है 10% रूल्स? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार चीजें बहुत ही बेहतरीन मिली हमें और इस बेहतरीन की वजह से हमें इन चीज को और सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक जितने लोगों ने मुझे देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं वो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और लाइक्स कमेंट जो भी करना आप करते रहे। बस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस बात करें लिंडेमन्स रूल्स को, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जैसे एनी ऑर्गेनिज्म कैन ईट any kinds of food material and after eating of material that organism are eaten by other organism. On that moment the energy can get only 10% and 90% energy can used by
मेटाबॉलिक वेस्ट। अब सोचिए, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, पहले किसी चीज को खा लेता है, खाने के बाद वो अपने आप को सर्वाइव करना स्टार्ट करता है, अगले ही पल में उसे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट कर लेता है, और ईट करने के बाद उसे लगता है कि मुझे पूरी एनर्जी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म ईट किया ना, तो उसके बॉडी का सिर्फ 10% एनर्जी मिलने वाली, 90% तो वेस्ट हो जाता है। सही है भाई? आप ही सोचिए कि आप अभी चिकन मटन खा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं पूरी पूरी बकरी या मुर्गे की पूरी एनर्जी मिल जाती है। ना ना ना, ऐसा होता ही नहीं कभी भी। वो आपको सिर्फ अपने टोटल एनर्जी का 10% ही दे पाता है, 90% तो यूज कर लेता है। किस फॉर्म में? मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म में। तो ये बात समझ में आया कि यार ये जो लिंडेमान सर ने, उन्होंने क्या बोला कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो ठीक है, पास ऑन होती है। पास ऑन होने के बाद जब आपके बॉडी में एनर्जी आती है, वो एनर्जी मिलती किस फॉर्म में? हमें सिर्फ 10% के फॉर्म में, बाकी सब वेस्ट हो जाती है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी। ये आपको मिला है 10% रूल्स। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। यहां पर आपको एक पिरामिडिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यहां पर देखिए डिकम्पोजिस लिखा गया है, यहां पर रिसाइकल्ड यूनिट्स लिखा है, जो एनर्जी पिरामिड्स लिखा हुआ है, एनर्जी लॉस्ट है द हीट एंड सन्स एनर्जी। ठीक है, मैं आपको एक एक चीजों को बता देता हूं। अभी पहले पढ़ लीजिए क्या चीजें हैं। देखिए लिंडेमान्स 10% रूल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द 10% लॉ और 10% लॉ। ठीक है, एंड इट एक्सप्लेन द हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन और द इकोसिस्टम एंड दैट दिस रूल्स वाज प्रपोज बाय, ये याद रखिएगा, वो साइंटिस्ट कहां का था? तो अमेरिकन था, उसका फुल फॉर्म नेम है रेमंड लिंडेमैन। ठीक है, एंड जो रेमंड लिंडेमैन है, उन्होंने क्या दिया था? पूरे इस फ्लो ऑफ एनर्जी को बताया था कि नहीं ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखिए, अब आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर बता करके सीधे बनाकर मैं बता देता हूं। आपका जो कंफ्यूजन अगर बाय द वे रह जाएगा तो वो मैं यहां पर दूर कर देता हूं। अभी देखिए, ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट है। अब इस प्लांट को इमेजिन करिए कोई डियर ईट कर रही है। क्या कर रही है? डियर ईट कर रही है। और इस डियर को क्या कर रहा है? लायन ईट कर रहा है। और इस लायन को ईगल ईट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां जो एनर्जी बनी वो बनी तो 100%। ठीक है, यहां जो एनर्जी बनी कैसी बनी? 100% बनी। लेकिन इसको ईट किया किसने? तो भैया इसको मिल गया हमारे पास 100%, क्योंकि प्लांट है वो देखिए कोई वेस्ट नहीं करता। प्लांट में टोटल एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन यहां पर जो आएगी वो पूरी एनर्जी आती है। लेकिन इसके बॉडी में जब लैंड में जाती है तो उसमें कितना जाती है? 10% जाती है। और इसके में जाएगी तो वो भी 10% ही जाएगा। बात समझ में आया ना? तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि जैसे हमारे पास ये प्राइमरी कंज्यूमर तो 100 है, लेकिन जो सेकेंडरी आ गई है हमारे लिए, देखिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी में 10% है, तो ये हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स बनी वो उसमें 10% एनर्जी बनी, 10% एनर्जी बनी यहां पर। ठीक है, 10% इसका 10% इसका 10%, तो सब में हमारे पास कितना पहुंचा? देखिए 10% जा रहा है ना हमारे पास, 10% है, 1% है, 0.1%। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे जा रही है। ये जो एनर्जी जा रही है वो मान के चलिए हमारे पास कितना आ गया? ये 10 kg आ गया। ठीक है, ये यहां पर 100 kg बना हुआ है, 100 kg एनर्जी यहां पर बनी हुई है। इसके बॉडी में 10 kg, इसके बॉडी में 1 kg और इसके बॉडी में 0.1 kg। ये सबका मिल गया ना 10%। ये देखिए 10%, ये भी 10% और ये भी 10%। ये होती हमारी क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहां पर देखिए ये आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना हो रहा है? ये 100%। मैंने लिखा हुआ यहां पर 100% बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बॉडी में 100% ही जाता है, उससे कम नहीं जाता कभी पर भी। अब देखिए जब प्राइमरी प्रोड्यूसर में 100% बन गया तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसके बॉडी में कितना जा रहा है? 10% जा रहा है। आ गया 10%, डीयर में आ गया। ये हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये। अब देखिए जब प्राइमरी कंज्यूमर्स में इसकी बॉडी में 10% आया तो सेकेंडरी कंज्यूमर कितना आ रहा है? इसको ट्रांसफर हो रहा है 1% आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया यहां पर। ठीक है, कितना आया? उसको 1 kg आया।
देखिए 1% यहां पर लिखा हुआ है। अब जब इसमें जा रहा है मतलब टर्शियरी में जा रहा है, जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसमें कितना जा रहा है 10% इसका, तो 0.1% आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1%। और जो सबसे लास्ट में देखिए ये हमारे पास है 0.01% की बात कर रहा है ये सबसे अपेक्स जो लास्ट होगा ना उसके लिए ये वहां पर जाएगा। लेकिन अभी तो खाने का डिकम्पोजर आएंगे वहां पर, उसमें जाएगा ना 0.01% जाएगा। लेकिन मैंने भी थर्ड लेवल तक रखा हुआ, ज्यादा एनर्जी नहीं रखा हुआ यहां पर। ये डिपेंड करता है हमारे जो भी कंपोनेंट होंगे खाने वाले। ठीक है, बात क्लियर? आई होप समझ में आ गई बात। भाई आगे भी क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां पर भाई इतना आसानी लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा यहां पर, मैं सीधे कह रहा हूं इतना आसान लैंग्वेज से कोई नहीं बदलता कि यानी इसको ऐसे तरीके समझ लो आप आसानी समझ जाओगे। तो ये पिरामिडल समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये आपको पिरामिड्स बनाने का मेरा पर्पस यही था कि जब भी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है ना, अब इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्पेस कवर करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पर होती है। जो लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उससे कम स्पेस कवर करते हैं, एनर्जी भी कम होती है। जो हमारे सेकेंडरी होते हैं उससे और कम होती है, टर्शियरी उससे भी कम, और जो सबसे लास्ट होंगे फोर्थ लेवल पे वो सबसे कम होते हैं। तो देखिए ना आपको स्पेस समझ में आ जा रहा है। देखिए एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट हो रहा है यहाँ पर, सब लॉस कर रहे हैं, सब लॉस कर रहे हैं भाई। हर कोई सर्कुलेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, वहां पर होती है ना मेटाबॉलिक वेस्ट, वही होता है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सन्स एनर्जी भाई बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये डिकम्पोजर्स जब ये सब डेड करेंगे तो भैया डिकम्पोज करेंगे ना इसको, फिर क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड हो जाएगी, फिर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को यूज कर लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया ना? दैट्स गुड। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। देखिए इकोसिस्टम और मेड अप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, सही बात है, इकोसिस्टम जो ट्रॉफिक लेवल बेस्ड पे ही बनती है हमारे पास। जैसे प्रोड्यूसेस प्लांट लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हार्बीवोर्स। ठीक है, जो हार्बीवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, सबसे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक कार्निवोर्स, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होंगे, अभी मैंने कोई डियर बनाया था ना वो हार्बीवोर्स एनिमल्स हो गया, लायन बनाया था वो क्या कार्निवोरस हो गया। टर्शियरी कंज्यूमर्स आपने इसको भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स में किसको रख लेंगे हम लोग, भाई लायन कौन खा रहा है वहां पर, ठीक है, डेड करेगा तो कोई आएगा ना, बुढ़ा हो जाएगा तो ईगल वगैरह आएंगे। ठीक है, तो वो चीज आप वहां पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम मेनली फ्रॉम सन एंड इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है कि जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन सब में जो एनर्जी बनती है ना वो कैसे होती है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनती है, उसके पहले नहीं बनती। भाई फोटोसिंथेसिस का पर्पस ये होता है कि व्हेन केमिकल चेंजेस आर प्रेजेंट और द केमिकल चेंजेस आर अकर इन द प्लांट्स, तो भाई केमिकल चेंजेस होते हैं तभी तो बनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एज अ केमिकल रिएक्शन वे में ही होती है, एज नॉर्मल वे में नहीं होती। अगर मैं आपको दिखा दूं, वैसे मैं तो बताया तो बहुत बार हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी। वैसे एनर्जी नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये रिएक्शन जरूर याद रखिएगा, मेनली है रिएक्शंस बेस्ड। अगर रिएक्शन याद रहे तो आप बिजली चीजों को आप समझ सकते हैं कि व्हेन two inorganic substances are mainly combined together in the presence of sunlight and chlorophyll, after that they make as an organic substance and liberate a lot of oxygen in the form of waste material, but these oxygen are very important for the organism like small to higher animals and water evaporates। तो आप easiest way में कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद होना चाहिए क्या, रिएक्शंस। क्लियर है भाई, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए पिरामिड्स, ये आपको सबसे इजीएस्ट वे में, ये देखिए ये मैंने बनाया 1 लाख 10,000 10,000 110
मैंने अभी उस वाले में भी बताया था, लेकिन वहां पे इस तरीके से कैलकुलेट करके नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि वहां मुझे ये बताना था कि एरिया कितना कवर कर रहा है। देखिए एरिया यहां पर भी है, लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट रख दिया ना आपको। अब यहां पर तो कोई नहीं बोल सकता स्टूडेंट्स की मेरे को ये बात सर नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं। अब मैंने एग्जांपल भी रखा है, इसीलिए कौन कौन करता है देखिए, तो साइनोबैक्टीरिया करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं एंड वेजिटेबेलिया करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मन में पहले आ जाना चाहिए कि जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? एंड दीज organisms can make as a much more energy in the form of quantities of 1 lakhs. ठीक है, 1 lakhs हो रहे हैं यहां पर, क्लियर है? अब देखिए, after that the primary consumers is the first trophic level and they are the herbivores, it the produces and their product and they produce as a product. ठीक है, देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं, प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे तो उनके अंदर जो बॉडी है कितनी होगी, 10% आएगी ना, इसका 10% आएगा यहां पर। जब 10% हुआ तो 1 लाख का 10% दैट मीन्स 10,000। अब देखिए ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आफ्टर द प्राइमरी कंज्यूमर्स दे कम secondary consumers and they are the second trophic level. These are the carnivores, eat herbivores. अब ये क्या करेंगे, herbivores को eat करेंगे। After that they are again the 10% and they get as a only 1000 energy। 1000 किलोग्राम भी कह सकते हैं आप, 1000 ग्राम भी, जो भी आप किलोग्राम में रखिए, ग्राम में रखिए, whatever वो चॉइस आपकी रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास होगी। And the next one is the third trophic level is the tertiary consumers, that means the carnivores, that means the top carnivores. It is also called also known as the omnivores. Look, they are also get as a 10% energy in the form of 100 kg. After that they are called as a third trophic level and the fourth trophic level, that is the apex predators, alligators, eagles, sharks and humans. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। और इसका जो मिलेगा 10%, इसको कितना मिला, 10 kg। अब हमें नहीं लगता कि किसी को यहां पर दिक्कत होगी। तो भाई इतना अच्छा मिला चीजों को, तो आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है करिए प्लीज, क्योंकि आपके साथ जो मैंने मेहनत करना है ना वो आपके लिए ही करना है, ताकि आपका एग्जाम्स बेहतर से बेहतर नंबर से मिले हमें। ठीक है, अब देखिए ये होगी बात, समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एज एनर्जी मूव्स फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट वाया फीडिंग। मैंने जो चीजें वहां पर बताया ना वही चीज मैंने बस यहां पर लिख दिया। बट क्यों? क्योंकि भैया एग्जाम में सिर्फ उतने से नंबर नहीं आते हैं, मुझे लिखना पड़ता है, कॉपी भरनी पड़ती है, तो कॉपी भरने के लिए लिखना पड़ेगा ना। तो जो चीज वहां पर वही चीज यहां पर समझ सकते हैं आप इसको। ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने भी लिखा ना 10%, 10%, 10%, वो सिर्फ पूरी बॉडी कितना हो रहा है, 10% ही ट्रांसफर होता है, बाकी चीजें नहीं होती हैं। अब देखिए, द रिमेनिंग 90% लॉस टू द एनवायरमेंट एज, देखिए जो 90% एनर्जी लॉस होती है किस फॉर्म हो रही है, हीट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, जो हीट हो रही है वो कैसे हो रही है, बाय द रेस्पिरेशन एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दूसरा देखिए, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, वेस्ट, डेड रिमेन्स। ठीक है, देखिए नॉन कंज्यूमेबल पार्ट जैसे बोन, रूट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, 90% में वेस्ट हो जाते हैं, यहां पर वो यूटिलाइज करते हैं। मैं नहीं करता, आप नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, वाई ओनली द 10% एनर्जी आर ट्रांसफर्ड। ये क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे बोल दिया कि एक्सप्लेन लेंडेमान्स रूल्स और द फ्लो ऑफ एनर्जी रूल्स, तो वहां पर क्वेश्चन होता है कि यार ऐसा कि 10% ही क्यों होती है, बाकी क्यों नहीं होता, 90% क्यों नहीं होता, वहां पर 10% क्यों। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए नॉट ऑल एनर्जी इन एन ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशंस। देखिए सारी एनर्जी कंजम्पशंस के लिए नहीं होती है, जैसे प्लांट्स आर द इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स, consumers use most ingested energy for their own survival, movement, growth, reproductions। ठीक है,
तो जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वहां हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, द रूल्स एंश्योर एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड डिक्रीजेस एट ईच लेवल प्रिवेंटिंग इन्फिनिट चेंज। और इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होता है कि वो इन्फिनिट चेंज को बनाने से रोकता है, ब्रेक करता है। दैट्स व्हाई वी नीड एज अ ओनली, और दैट्स व्हाई द 10% ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द बॉडीज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हमारी बॉडी में कैसे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से पेन पेपर से लिख भी सकते हैं, शॉर्ट नोट है, याद करने में भी आपको आसानी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, कंसीडर द ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद 10,000 जूल्स ऑफ द सोलर एनर्जी रिचिंग देयर प्रोड्यूसर्स। जो 10,000 सोलर एनर्जी जूल्स है ना, वो क्या रही, प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच रही है। ये आप देखिए यहां पर ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रास ऊपर, सेकेंडरी फ्रॉग एंड टर्शियरी स्नेक। ये देखिए एनर्जी अवेलेबल किस फॉर्म में, जूल्स के फॉर्म में है। 10,000 है, 1,000 है, 100 kg एंड 10 जूल्स। अब देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर मिली मेरे पास 10% ऑफ 100, 1000, 100, 10 एंड 1। यहां पर देखिए लॉस जो हुआ है 9,990 एंड 9। क्लियर? ये एकदम सटीक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। मतलब इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं ना, सच बता रहे बाय गॉड कि आपको आंसर्स, भाई पेन गिर गया, दैट मींस कि ये क्वेश्चन बन सकता है। कह सकते हैं यार क्वेश्चन बनने लायक है या बन सकता है। पेन गिरा दैट मींस आपको बेनिफिट तो मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट से कि नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आईएमपी है, मान लीजिए, एकदम आईएमपी मान के चलिए अब इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन लेयर। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है? द ओजोन लेयर एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, मतलब जो यूवी रेज होती है ना, सन से निकलती हैं, उसको बचाती है कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, वो कहां पर होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास में होती है। पूरी जो लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में आती है ना, वहां की होती है। तो देखते हम लोग, ये देखिए ये सन है, ये अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। ओजोन लेयर आपको यहां पर दिख रही है, एक पूरी आउटर लाइन दिख रही है। तो जो रेड लाइन है वो हमारी आउटर कवरिंग में जा रही है, लेकिन यूवीए यूवीबी देखिए पूरे अर्थ तक पहुंच रही है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो यूवीसी है ना, अल्ट्रावायलेट, ये नुकसान करती है, ये ओजोन को डिप्लीट कर रही है, तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है वहां पर। अब देखिए कहां पे होता है ये? लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर अबाउट 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, अर्थ से आप हाइट में नापिएगा तो ऐसे में तो 15 से लेकर के 30 किलोमीटर का जो ऊपरी सतह जाएगा ना, वो हमारा कौन सा कहलाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर का कहलाएगा। एंड कंपोज्ड ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन मॉलिक्यूल O3 फॉर्म नेचुरली व्हेन ऑक्सीजन absorb UV light and splits into the oxygen atoms that combine with the O2। देखिए या सिंपली मैं कह ले ऐसे भी कि ये हमारे पास O3 तब बनता है कि जब ये O2 प्लस O बाइंड करते हैं तो हमारे पास O3 का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, एक एक्सेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों बाइंड करते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए it absorbs 99% of the sun's harmful UV rays B rays, preventing them from reaching earth surface। मैंने वहां पर क्या लिख दिया? अच्छा सी लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये हमारे पास बी की बात करते हैं, ये वाली जो रेज है, ठीक है, ये वाली आपको यहां पर देखने को मिल जा रही है। ठीक है, अब ये क्या करे? इसको एब्जॉर्ब करती है और बचाती भी है किसको? हमारे यूवी रेज से। ठीक है, अब देखिए यहां पर it absorbs 99% of the sun's harmful UV rays B, preventing from them reaching earth surface। ठीक है, वो अर्थ सरफेस पे आने से उसको बचा लेती है। क्लियर है? अब देखिए कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है?
ठीक है, देखिए causes of ozone depletion primarily due to the chlorofluorocarbons CFC gas and their ozone depleting substances ODS like halogens, कार्बन्स टेट्राक्लोराइड्स, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड CFC जो गैसेस होती है ना, ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट मतलब ब्रेक डाउन करने में काफी हेल्प करती हैं। तो इन सब चीजों से हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है, ताकि जो यूवी रेज आती है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब कैसे बहुत सारी डिजीज कॉज करती हैं, उन सबसे भी हमें इसको बचाना होता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे। ये देखिए आपको रेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, एक ये वाली, ये क्या कर रही है यहाँ पर, ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, ठीक है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ये देखिए। सोर्सेस, एरोसोल्स, स्प्रे केन्स, जो हम लोग स्प्रे मारते हैं ना उस केन से, देखिए रेफ्रिजरेटर से एंड देयर एयर कंडीशनर से, एसी से, और जो फ्रीज से निकलने वाली गैसेस होती है ना एज कूलेंट्स जो होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होती है ना वहां से भी क्या होती है, वो सारी चीजें निकलती है, ओडीएस, ठीक है, या सीएफसी या CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, वो सारी चीजें क्या कर रही है वहां पर एयर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या कर रही है, लिबरेट हो रही हैं। जब चीजें लिबरेट होती हैं देन बाहर निकलेंगी, देन क्या होगा, कॉज करेगा, और हमारा जो ओजोन लेयर क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर रख दिया आपको बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस कंफर्म बनते ही हैं। देखिए CFC आर द स्टेबल इन द ट्रोपोस्फियर एंड बट ब्रेक डाउन इन द स्ट्रेटोस्फियर। देखिए ये जो CFC होती है स्टेबल होती है कहां पर, ट्रोपोस्फियर में, लेकिन वो ब्रेक डाउन करती है किसको, स्ट्रेटोस्फियर को, अंडर द यूवी लाइट रिलीजिंग द क्लोरीन एटम्स। वो क्या करती है, जब वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है ना तो तुरंत क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्म होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या करता है, जो यूवी रेज होती है ना, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बीज होती है, वो तुरंत क्लोरीन के फॉर्म में ब्रेक होगा, मतलब एटम्स के फॉर्म में ब्रेक होगा, और वो धीरे 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 उस स्ट्रेटोस्फीयर के मॉलिक्यूल्स को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। जो लेयर होती है ना स्ट्रेटोस्फीयर की, उस पे मॉलिक्यूल आएंगे, रप्चर करना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे होल होने लगता है वहां पर। देखिए ये देखिए केमिकल रिएक्शन, ये एकदम इसको समझ सकते हैं आप। क्लोरीन है, O3 लिया, क्लोरीन ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन निकला, क्लोरीन ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए जब क्लोरीन ऑक्साइड बना, फिर अगेन ऑक्सीजन से बाइंड किया, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, क्लोरीन रिजनरेट एंड रेडी फॉर द डिस्ट्रॉय द मोर O3। ये सब लोग नहीं बताता, सिर्फ आपको बोला क्या यार, ओजोन था, एक ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल गया, उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो ओजोन बन जाती है। फिर क्या होता है, यूवी रेज अल्ट्रा, लेकिन इतना डीपली नहीं कोई बताता आपको कि नहीं ये चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक स्टूडेंट से जानना बहुत जरूरी होती है। देखिए 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय अप टू द 1 lakhs ओजोन मॉलिक्यूल्स बिफोर being neutralized. This creates an ozone hole, especially over Antarctica, observed since 1985 में, ठीक है। तो बात क्लियर होगी। अगर कोई अब आपसे पूछे कि यार ये ओजोन डिप्लीशन का क्या रीजन है, तो आप बता सकते हो ना वहां पर इजिली कि सर वेन द CCl4 is react with oxygens, then oxygen are easily break down the chlorine molecules, and these chlorine oxides can easily bind and to destroy ozone layer, ठीक है। तो आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आई होप कि आप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओजोन डिप्लीशन कैसे करता है, मेन कॉज क्या होती है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, और आप इस तरह का लिख दिए तो कोई भी एग्जामिनर को मार्क्स देने से कभी कतराएगा नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां भी होंगी ना तो वो आपको दे देगा, नहीं समझेगा, नहीं बच्चे के पास थोड़ी प्रॉब्लम थी, टाइम कम था, मटेरियल को लिख नहीं पाया, लेकिन बच्चा जानता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी। देखिए इफेक्ट क्या होती है ओजोन डिप्लीशन की, इंक्रीज यूवी रेडिएशन लीड्स टू, क्या है भाई वहां पर यूवी रेडिएशन के बारे में देखते हैं हम लोग। ह्यूमन हेल्थ पे क्या होती है, स्किन कैंसर्स, मेलानोमा, ठीक है, स्किन कैंसर कॉज करता है, कैटरेक्ट्स कॉज करता है, वीकेंड्स इम्यून सिस्टम करता है भाई, बहुत ही इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। दूसरा देखिए इकोसिस्टम डैमेज टू फाइटोप्लैंक्टन्स बेस्ड एक्वेटिक फूड चेन्स,
जो एक्वेटिक रीजन का सबसे बेसमेंट होता है ना, प्राइमरी होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड रिड्यूस द क्रॉप एल्डिंग, हार्म टू एनिमल्स लाइक आई डैमेज इन द फिश। फिश की जो आंखें होती है वो खराब हो जाती है इस कंडीशन में, अगर ऐसा कुछ भी पड़ता है एक्वेटिक रीजन में। तो एनवायरमेंट में देखिए, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर बाय द 4 to 6% ऑफ द ग्लोबली, सीवियर डिप्लेशन ओवर द पोल्स। पोल्स पे सबसे ज्यादा कंडीशन देखने को मिली, कैसी? ओजोन डिप्लेशन की। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये देखिए इंपैक्ट, वो मैंने शॉर्ट में करना था तो मैंने आपको यहां पर भी करके दिखा दिया, वो तो मान लो पूरा सेंटेंस वाइज था, तो मैंने आपको शॉर्ट में भी अब बताना था, तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या था? स्किन कैंसर है, आई डैमेज है, इम्यून सप्रेशन है। ठीक है, प्लांट्स में अगर इस तरह लिखना चाहिए एग्जाम में तो लिख सकते हैं, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, स्टैंड ग्रोथ, मराइन लाइफ में डिक्लाइन इन फाइटोप्लैंक्टन्स अफेक्टिंग द फिश स्टॉक्स, एनिमल्स में डीएनए म्यूटेशंस, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, ये सब भी यहां पर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेजरिंग कैसे करते हैं भाई? मेजरमेंट देख सकते हैं इसका। मॉन्स्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987 में लगाया गया था। इंटरनेशनल ट्रीटी टू फीज आउट ओडीएस, जो हमारे पास सब्सटेंस है, प्रोडक्शन एंड द यूज, साइन बाय, ठीक है, 197 कंट्रीज की बात करते हैं, लेड टू अप्रॉक्स 98% रिडक्शन इन द सीएफसीज बाय द 2020। और अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं तो लंडन्स कंपेनगिजन एंड स्ट्रेंथेंड इट। ठीक है, मतलब कहते से जो कंपेंसेट किया गया था वो नॉर्मली बहुत काफी स्ट्रांग माना गया, और ये 2020 में इसको काफी मतलब कैसे कि सपोर्ट मिला था, कम हुआ था वहां पर, रिडक्शन की हुई थी। अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC लेस हार्मफुल होती है। नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स की बात में इंडियाज रोल की बात करें, रेटिफाइड इन 1992 एंड फेज आउट सीएफसीज बाय द 2010। ठीक है, रिकवरी की बात कर रहे हैं तो ओजोन होल इज श्रिंकिंग, फुल्ली रिकवरी इन 2060 to 2070 तक ये फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। अप्रॉक्स आपको बात समझ में आ गएंगी कि यार ये प्रॉब्लम जो ओजोन होल की थी वो कब तक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि कितने लोग अब लाइव क्लास करना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग की कमेंट्स काफी सेक्शन में आए, मतलब बहुत ज्यादा आता है, तो मैं क्लास लाइव ही लेना स्टार्ट करूंगा अभी जेन से, अभी नहीं, अभी मैं जेन से बता दूंगा। और उस लाइव क्लासेस में आपके मोस्टली PYQs, MCQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, वो मैं कराना चाहूंगा कि जिससे कि मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हो वो कहें कि नहीं यार अभी ये चैनल मुझे सही प्रोवाइड करा रहा, सही गाइडलाइन दे रहा है। ठीक है, और एक चीज, क्लास 9th की भी बायोलॉजी अब स्टार्ट होने वाली है, जेन से क्लास 9 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी एक कैसे कि इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, जो उनका एग्जाम मार्च में होने वाला होता है। मतलब A to Z पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी NCERT आपको मैं 2 महीने के अंदर फिनिश कर दूंगा, जैसे क्लास 10th का फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, ब्लैंकेट में रहिए, और सर्दियों की छुट्टी हो ही गई है, आराम से बैठ के देखिए, पढ़िए, मजा लीजिए, और मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए नेक्स्ट डे। हर हर महादेव, राधे राधे।